हेलो गाइस, मैं रविंद्र। स्वागत है आपका केटी के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपका सबसे पहले कि आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम लोग पराक्रम बैच में पढ़ रहे थे हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप लोगों ने जान लिया था। अब देन उसका हम लोग क्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हमको पता चलता है कि एग्जाम का नेचर कैसा है, एग्जाम कितना टफ है या कितना आपका लो है, इजी है। ठीक, आपका क्वेश्चन किस लेवल का है, क्वेश्चन के बारे में हमको पता चलता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल का था। आपको टाइम पीरियड, हड़प्पा सभ्यता का आपका टाइम पीरियड पूछ लेता है। ठीक, आपको जो सर्वाधिक मान, देखिए उस समय तो कोई एथेंटिक हमको डेट नहीं मिलता है, बट जो अधिक से अधिक इतिहासकारों का मान्यता रहा है कि एक डेट पे जो पहुंचे हैं, ठीक, तो हमारा माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। जैसा मैंने बीसी और एडी का आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, नेक्स्ट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी, किस किस एरिया में। मैंने बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ट्रेंगल, त्रिभुजाकार थी। ठीक, आइए देखते हैं कहाँ कहाँ विस्तृत थी। तो आपको है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो हैं इतने इतने जगहों पर पाए गए हैं। जैसे पंजाब में उसके स्थल पाए गए हैं, राजस्थान में, ठीक, गुजरात में, यूपी में, हरियाणा में, सिंध में और बलूचिस्तान में। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार भी पूछ लेता है। तो मैंने बताया त्रिभुजाकार था और कहाँ कहाँ तक वो सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, घोड़े के अवशेष, ठीक, कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ पर है, सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमको क्या मिला है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है, पूछ लेता है कि कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है, कभी कभी ये भी आपका पूछ लेता है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा आपका कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में। ठीक, हड़प्पा काल की मोहरें बनी थी, जैसे मैंने आपको बताया था सेलखड़ी। ठीक, तो हड़प्पा काल की मोहरें किससे बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता का युग था, जैसे मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता में ही कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो उसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और उसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता की था कांस्य युगीन। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोगों के व्यवसाय का मुख्य आधार क्या था, मुख्य व्यवसाय तो व्यापार था। ठीक, और जो इसके पहले था, जो पहले पढ़ाया था, जैसे कि आप पाषाण काल में पढ़े थे, तो उन लोगों का तो मेन आपका शिकार हुआ करता था, उसमें व्यापार नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक, तो सिंधु सभ्यता के लोगों के व्यवसाय का मुख्य आधार क्या था, आपका व्यापार था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, यानी कि बंदरगाह, गोदीवाला, सी पोर्ट। ठीक, अब पत्तन नगर, सी पोर्ट उसको भी बोल सकते हैं, बंदरगाह, गोदीवाला, कौन सा स्थल था, लोथल, मतलब कि आपका पानी के किनारे, समुद्र के किनारे। ठीक, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह, गोदीवाला, इसको सी पोर्ट कहिए, पत्तन नगर कहिए, बंदरगाह कहिए, चाहे गोदीवाला कहिए, एक ही बात है। ठीक, तो कहाँ था वो, लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ था, लोथल था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। अब देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम लेखन कला सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि लेखन कला की शुरुआत हुई थी। बट सिंधु घाटी के बाद नेक्स्ट जो अगला पुकारे जाने वाला सबसे अधिक नाम होता है वो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहले खोजा गया स्थल था वो आपको हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ मिलता है, आपको पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। ठीक, चूंकि ये सबसे बड़ा स्थल था और सबसे पहले खोजा गया था, तो इसीलिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम लोग क्या देखते हैं, हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, ठीक, आपको डेट भी पूछ लेता है। तो 1921 में, और कौन खोजने वाले थे, राय बहादुर दयाराम साहनी इसके खोज करता थे।
किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ठीक, मृतकों का टीला। तो भाई मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें आपको रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो खुदाई हो रही थी, ये भी आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है, तो वहां पे काफी सारे कंकाल मिले थे खुदाई में, इसीलिए उसको हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक, तो किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिला है? आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। मतलब कि वहां पे अन्नागार, जैसे कि अनाज को एकत्रित करने के लिए एक बहुत विशाल अन्नागार बनाया गया था। ठीक, आपको स्नानागार यहाँ पे है। मतलब कि एक साथ जैसे कोई पूजा पाठ के समय या ऐसा कुछ धार्मिक अनुष्ठान के समय, ठीक, एक साथ स्नान करते थे लोग, जैसा आप आज देखेंगे इस समय के समय में कुंभ होता है, कुंभ वगैरह में। ठीक, तो उसी टाइप का है विशाल स्नानागार, आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक, हड़प्पा के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है? ठीक, जैसे मैंने बताया कि उस समय कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था, तो कांस्य नर्तकी मतलब कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, वो भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य भारत में सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था टेराकोटा। देखिए, मिट्टी से बनाए हुए खिलौनों को या चीजों को कहा टेराकोटा कहा जाता है। ठीक, तो हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, अब उसमें कभी कभी अंदर से पूछ लेता है कि भाव चित्रात्मक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक, जैसे कि हम लोग हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो कैसे हम लोग लिखते हैं? इसके ये हम लोग लिखे हैं, ये हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से लिखना मतलब बाएं से शुरू करते हैं, दाएं तरफ लिखते हुए जाते हैं। आपका भाव चित्रात्मक लिपि कैसी थी? राइट से लेफ्ट, मतलब इधर से लिखना शुरू करते थे, इधर तक जाते थे। ठीक, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट। ठीक, उसको क्या कहते हैं? ब्रुस्टोफेडम भी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घरों और नगरों को बनाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? ठीक, कौन सी ऐसी पद्धति थी घर और नगर बनाने में? सिंधु सभ्यता में घरों और नगरों को बनाने के लिए किस पद्धति का? तो वो ग्रिड पद्धति थी। ठीक, ग्रिड पद्धति। देखिए, जैसे कि आपको नगर बन रहे हैं, चाहे रोड बन रहे हैं, ग्रिड पद्धति, जो उस समय के रोड चौराहे होते थे एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, काफी आधुनिक, जैसा आज हम लोग देते हैं मॉडर्न टाइप में, उस तरह से बनाए गए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सिंधु सभ्यता में घरों और नगरों को किस पद्धति से बनाया जाता था? तो क्या था आपका? ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग, देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो शहद क्या था? आपको नेचुरल मिल जाता है। ठीक, और उस समय तो गन्ने का या चीनी का बनाने का ऐसा प्रोसेसिंग तरीका हमारे पास नहीं था कि हम बना पाए मिठास के लिए, अन्य चीज मीठा के लिए। ठीक, जैसा हम आज करते हैं, बट आपको शहद क्या है? ये नेचुरल मिल जाता है। ठीक, मधुमक्खी के छत्ते से। तो जाहिर सी बात है कि उस समय तो ऐसी टेक्नोलॉजी कोई विकसित थी ही नहीं। ठीक, तो लोग नेचुरल तरीके, नेचुरल चीजों का ही यूज करते थे। ठीक, तो शहद, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी, देखिए एक स्टेट, सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। बत्तख क्या थे? कि पवित्र तो कई चीजों को मानते थे, बट यहाँ पे आया है कि अत्यधिक, अत्यधिक किसको पवित्र मानते थे? तो बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है। ठीक, देखिए इमारत तो बहुत सारा, जैसे मैंने भी पीछे बताया, स्नानागार भी मिले हैं। ठीक, बस सबसे बड़ी इमारत की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी इमारत की, तो अन्नागार था। ठीक, अन्नागार था, क्योंकि उस समय लोग खेती एग्रीकल्चर काफी अच्छे से जान चुके थे, उसमें निपुण हो चुके थे। तो अपने और स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, कि हम जैसे कि आज पैदावार हुआ एक मौसम में, तो हम उसको 5 महीने, 6 महीने, साल भर बाद यूज करने के लिए उसको तो सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो उसके लिए बीसे आपको बहुत बड़ा अन्नागार बनाते थे, तो उसी में अनाज वगैरह आपका रखते थे। ठीक, जैसे आज हम लोग देखिए स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज, उसमें अनाज वगैरह रखते हैं। ठीक, तो ये आपको पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत, यहाँ क्या है? सबसे बड़ी इमारत, ध्यान देना है, अन्नागार।
मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मनके बनाने के कारखाने आपको लोथल एवं चंदूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक, मनके बनाने के। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर मिला है एक सींग वाला पशु। एक काफी पूछ देता है कि उसके मुहर पे क्या मिला है, किस चित्र, किसका अंकन था। ठीक, तो हड़प्पा की मुहरों पर क्या मिला है? एक सींग वाला पशु। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। आज भी हम लोग भी करते हैं सूती तथा ऊनी वस्त्र का प्रयोग। ठीक, जैसे कि ऊनी वस्त्र का अक्सर ठंडी के मौसम में प्रयोग किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु समाज में देखिए, सिंधु समाज में आपका पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ठीक, पर्दा प्रथा आज भी आपको पर्दा प्रथा देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो सिंधु समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, दोनों। ठीक, सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग अपना मत दिया है विनाश का। कोई के आक्रमण से दिया है, ठीक, किसी ने अपना सूखे को दिया है, और अधिक से अधिक मगर इतिहासकारों का जब मत रहा है वो बाढ़ पे रहा है कि ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश कैसे हुआ? तो बाढ़ के कारण हुआ। क्योंकि देखिए उस समय कोई एथेंटिक चीजें नहीं थी, तो अधिक से अधिक विद्वानों के, इतिहासकारों का जो मत रहता है उसी को माना जाता है। ठीक, तो अधिक से अधिक इतिहासकारों का मत है कि सिंधु समाज के जो विनाश का मुख्य कारण था, मुख्य कारण वो आपका क्या था? बाढ़ था। देखिए, कारण तो एक चीज के पीछे कई कारण होते हैं, मगर यहाँ पे मेजर मुख्य कारण आपका क्या था? वो बाढ़ को माना जाता है। ठीक, तो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को आपका जो थॉट मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जान लिया होगा। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर उसको देख भी सकते हैं। जो मैंने फैक्ट यहाँ बताया QIQ निकाल के वन लाइनर में। ठीक, तो इसको आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है या क्या रहता है लेटेस्ट। ये आपको मैंने लेटेस्ट जो भी चल रहा है एग्जाम का पैटर्न उस पर बताया है, डिजाइन करके क्वेश्चन। तो ठीक है साथियों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।